ओके। देखो ये वाला जो लेक्चर है ना, इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग फॉरेन ट्रेड जो इंडिया का है, उसके बारे में देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि क्या बैकग्राउंड रहा है इंडिया का फॉरेन ट्रेड का और कौन-कौन सा फैक्टर है जिस पे फॉरेन ट्रेड्स जो है वो मतलब डिटरमाइन होता है कि किस कंट्री के साथ हम लोग जो है मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, कब कंट्री के साथ ट्रेड जो है वो कम हो जा रहा है। हम लोग का जो एक्सपोर्टेड आइटम है, कौन-कौन सा की एक्सपोर्टेड आइटम है जिसको मतलब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। कौन-कौन सा आइटम्स है जो हम लोग मतलब मेजर आइटम्स जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उन सब का लिस्ट देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे जो हम लोग का टॉप 5 ट्रेडिंग कंट्रीज़ है जिनके साथ हम एक्सपोर्ट करते हैं, कौन-कौन से वो टॉप 5 ट्रेडिंग कंट्रीज़ है। फिर हम लोग इवन इसमें ये भी देखेंगे कौन-कौन से वो टॉप 5 प्रोडक्ट्स है जिनका हम एक्सपोर्ट करते हैं, टॉप 5 जो है प्रोडक्ट्स जिनका हम इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि इन सब पे जो है वो क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में आता है, मतलब मल्टीपल टाइम्स आ रखा है। फिर जैसे मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कंट्रीज जो है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन सा कंट्रीज में हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और फिर किन कंट्रीज से जो है हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, उनका लिस्ट देखेंगे। टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स कंट्रीज का लिस्ट देखेंगे। क्लियर है? तो ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखना है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉरेन ट्रेड जो है, इसका हल्का बैकग्राउंड वगैरह देख लेते हैं। देखो अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम लोग देखें ना, तो एंशिएंट टाइम से इंडिया का जो एक्सपोर्ट मार्केट है एंशिएंट और मेडिवल टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था। इवन अगर जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस टाइम जब सिल्क रूट पढ़ते हैं, तो वो सिल्क रूट के टाइम पे भी देखते हैं कि कैसे जो रोमन का जो हिस्टोरियन है प्लिनी वो मतलब वो इस चीज़ को साफ-साफ लिखते हैं कि किस तरीके से रोमन साम्राज्य जो है उसका गोल्ड जो है वो इंडिया में मतलब जाकर के डंप होते जा रहा है। क्योंकि वो ट्रेड जो था वो इंडिया के साथ इतना ज़्यादा हो रहा था, रोमन एम्पायर का ट्रेड इंडिया के साथ डेफ़िसिट में था। क्लियर है? तो वैसे ही जो है एंशिएंट टाइम में अगर हम लोग देखें तो इंडिया जो मेजरली जो एक्सपोर्ट करता था वो हमारा क्या टेक्सटाइल्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, मसलिन, डायमंड्स, पर्ल्स, कारपेट्स, ये सब जो चीज़ें इन सब सभी चीज़ों का इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट किया करता था। इवन अगर हम लोग मेडिवल टाइम्स में भी देखें तो मेडिवल टाइम्स में भी इंडिया जो है वो मतलब बहुत ही बड़ा इकोनॉमी था। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर वर्ल्ड का अगर मतलब 100 टोटल जीडीपी वर्ल्ड वर्ल्ड का अगर 100 है, तो उसमें से अगर हम लोग देखें तो 25 रुपीज़ जो है मतलब रुपीज़ अगर 100 जीडीपी है वर्ल्ड का, तो 25 रुपीज़ जो जीडीपी है वो केवल इंडिया का है। मतलब पूरे वर्ल्ड का 1/4 जीडीपी जो था वो इंडिया होल्ड करता था मेडिवल टाइम्स में, स्पेशली अगर हम लोग बोले मुगल्स के टाइम पे। क्लियर है? इवन यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है कि इंडिया अकाउंटेड फॉर नियरली 25% ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन 1750। कि जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका 25% मतलब वो तो जीडीपी में 25% होल्ड कर रहा है, सो कर ही रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो ग्लोबल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है उसका भी 25% कौन होल्ड कर रहा है? इंडिया होल्ड कर रहा है। क्लियर है? तो ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि किस तरीके से इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग मार्केट था उसमें मतलब वो पूरे वर्ल्ड ओवर इंडिया का डोमिनेंस था। बट जब फिर कॉलोनाइजेशन होता है, ब्रिटिशर्स जब इंडिया आते हैं तो वो जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस एस्केलेट करना था, बढ़ना था, वो बढ़ने के बजाय क्या होता है, घटना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो जो है उल्टा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में होना चाहिए, वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस पे इंडिया जो है वो चला जाता है। क्लियर है? अब अगर हम लोग देखें तो उस टाइम पे इंडिया जो था वो जो फिनिश्ड गुड्स है उसका नेट एक्सपोर्टर हुआ करता था और अभी इसका थोड़ा उल्टा है कि इंडिया जो है वो नेट इंपोर्टर कंट्री बन करके रह गया है। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। बेसिकली यहाँ पे अगर देखें तो जो हम लोग गुड्स और सर्विसेज देखें तो पहले जो ट्रेडिशनल गुड्स था ये पोस्ट लिबरलाइजेशन 1991 के बाद क्या है कि ये गुड्स जो है इनमें चेंज देखने को मिलेगा। क्लियर है? जैसे पहले प्राइमरी गुड्स वगैरह करते थे जैसे ये स्पाइसेस, मसलिन, डायमंड्स, पर्ल्स, कारपेट्स वगैरह। अब क्या मैन्युफैक्चर गुड्स और सर्विसेज इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? मैन्युफैक्चर गुड्स और सर्विसेज मतलब क्या है, जैसे मोबाइल फोन्स वगैरह हो गया, ये सब का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है इनका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पोस्ट 1991 के बाद इंडिया में जो है मतलब हम लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजी वगैरह जो है ये सब इंड्यूस्ड हुआ है, रिसर्च हुआ है। क्लियर है? टेक्नोलॉजी जो है ये हो गया, रिसर्च हो गया। उसके बाद फिर अगर हम लोग देखें तो फिर डेवलपमेंट वगैरह जो है ये सब की वजह से जो प्राइमरी गुड्स का जो एक्सपोर्ट था उसके साथ-साथ अब जो है कहीं न कहीं मैन्युफैक्चर गुड्स वगैरह जो है ये सब भी हम लोग को देखने को मिलता है। क्लियर है? तो कहीं न कहीं अगर हम लोग देखें तो जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम लोग को देखने को मिला। एक चीज़ और समझ लो,
अभी ये जो 1991 का जो रिफॉर्म है ना, ये इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो 1991 का रिफॉर्म था, इस टाइम से पहले इंडिया का जो इकोनॉमी था वो क्या था, प्री अगर हम लोग देखें तो उससे पहले क्या था, क्लोज्ड इकोनॉमी था। क्लोज्ड इकोनॉमी होने की वजह से क्या था कि इंडिया में एक तो प्राइवेट जो कंपनीज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर सकते थे। उन लोग का मतलब ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा नहीं था। बहुत सारे सेक्टर्स में लोग मतलब बिज़नेस नहीं कर सकते थे। और इवन जो फॉरेनर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन कंपनीज़ हैं, वो भी इंडिया में आकर के बहुत ज़्यादा अपना मार्केट एक्सपेंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि इकोनॉमी थोड़ा क्लोज्ड था। लेकिन पोस्ट 1991 जब होता है, 1991 में जब हमारा एलपीजी रिफॉर्म आता है, तो उसके बाद इंडिया का जो इकोनॉमी है वो ओपन होता है। अब अगर ओपन हुआ इसका मतलब क्या? फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आकर के बिज़नेस कर सकते हैं और इंडिया का भी जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो प्राइवेट प्लेयर्स है, वो भी बहुत सारे सेक्टर्स में उनके लिए जो है बिज़नेसेस ओपन हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी होता है कि इंडिया भी अब वर्ल्ड में अपना जाकर के सामान जो है वो बेच सकता था। मतलब वो तो पहले भी बेच सकता था, बट क्योंकि इंडिया ने अपना इकोनॉमी क्लोज़ कर रखा था, तो बाकी कंट्रीज़ ने भी इंडिया के लिए इकोनॉमी जो है काफ़ी हद तक क्लोज़ करके रखा हुआ था। क्लियर है? तो अब जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आया, तो इंडिया के लिए अब ज़रूरी था कि इंडिया जो है वो अपना मतलब अपना मार्केट इंडिया के बाहर भी ढूँढे। अब क्योंकि इंडिया का जो प्रोडक्ट्स था उस टाइम पे 1991 के आसपास, वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का या हाई ग्रेड क्वालिटी का प्रोडक्ट्स नहीं था। तो इसीलिए इंडिया जो है उस टाइम पे अपना मार्केट यूएसए वगैरह में सर्च नहीं करेगा या फिर यूरोप वगैरह में जाकर के अपना सामान बेचना स्टार्ट नहीं करेगा। इंडिया को कुछ वैसे कंट्रीज़ पे अपना मार्केट ढूँढना था जहाँ पे वो अपना मतलब प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से सेल आउट कर सके और उस प्रोडक्ट का डिमांड भी और सस्ता में बिक भी जाए। तो इसीलिए इंडिया जो है उस टाइम जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, क्लियर है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, इन कंट्रीज जो है, इन कंट्रीज में जाकर के अपना मार्केट ढूँढना स्टार्ट करेगा, क्लियर है? और इसीलिए फिर हम लोग का जो है वो एक्ट टेस्ट पॉलिसी जो है, लोकेस्ट पॉलिसी हो गया, एक्ट टेस्ट पॉलिसी हो गया, क्लियर है? ये सब पॉलिसीज़ आना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि अब जो है इंडिया को अपना मार्केट कहाँ चाहिए था? वो जो है वो हमारा जो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में इंडिया को अपना मार्केट को एक्सपेंड करना था, क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि 1991 के रिफॉर्म्स के बाद से क्या है, इंडिया अपना मार्केट सर्च करना स्टार्ट करता है। इवन अगर देखा जाए तो धीरे-धीरे इंडिया अपना मार्केट जो है नेबरिंग कंट्रीज़ जितने भी हैं, क्लियर है? ये नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं, इनमें भी अपना मार्केट एक्सपेंड करेगा। जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, क्लियर है? नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन कंट्रीज़ में भी अपना मार्केट को एक्सपेंड करने का कोशिश करता है, क्लियर है? और फिर अपना मार्केट जो है फर्दर अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी सर्च करने का कोशिश करेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि 1991 का जो एलपीजी रिफॉर्म था, उसके बाद से जो है इंडिया का जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है, वो भी मतलब चेंज होता है। जैसे इमर्जिंग मार्केट जैसे आसियान हो गया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो है, अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, वैसे कंट्रीज़ में इंडिया अपना मार्केट जो है वो ढूँढना स्टार्ट करेगा। मेनली जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ढूँढना स्टार्ट करता है। रीज़न मैंने बताया, क्योंकि इंडिया का प्रोडक्ट्स जो था वो बहुत ही हाई क्वालिटी का नहीं था। इसीलिए इंडिया यूरोप में के मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को कम्पीट नहीं कर सकता था। क्लियर है? और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? क्योंकि इंडिया जो है इन कंट्रीज़ के साथ, इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ ये सब के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करता है, वहाँ पे मार्केट ओपन करना स्टार्ट करता है। तो कहीं न कहीं जो कुछ हद तक जो डिपेंडेंसी था इंडिया का डेवलप्ड नेशंस पे, वो डिपेंडेंसी भी हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि घट गया। क्लियर है? लेकिन अब एक चीज़ और ध्यान में रखो, इंडिया जो इकोनॉमी अपना ये ओपन किया था, ये ओपन इकोनॉमी किया इसका मतलब क्या? फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो भी इंडिया में आकर के अपना मार्केट ओपन कर सकते थे और इंडियन प्लेयर्स भी ओपन कर सकते थे और इंडियन प्लेयर्स बाहर जाकर के अपना सामान भी बहुत ज़्यादा हद तक बेच सकते थे, क्लियर है? लेकिन क्योंकि इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा कि हालांकि इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में इंक्रीज देखने को मिलता है, ये भी बढ़ेगा, इंपोर्ट भी बढ़ेगा। बट ओवरऑल अगर हम लोग को देखा जाए तो जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा बढ़ता है और एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि इंडिया जो है वो फॉरेन मार्केट्स में बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से compete नहीं कर पाता है, क्लियर है? लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज वगैरह थे वो सब अपना गुड्स और सर्विसेज इंडिया में जो है काफ़ी सस्ते दामों पे बेच पाते हैं।
जिसकी वजह से इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाता है और एक्सपोर्ट उसके कंपेयर में काफ़ी कम रफ्तार से बढ़ता है। इंक्रीमेंट तो दोनों में देखने को मिलेगा और उसका रिज़ल्ट क्या होता है? रिज़ल्ट ये होता है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफ़िसिट है, क्लियर है? ट्रेड डेफ़िसिट, ये ट्रेड डेफ़िसिट जो है ओवरऑल इंक्रीज़ होते जाता है, वाइडेन हो जाता है। ट्रेड डेफ़िसिट मतलब क्या? ट्रेड डेफ़िसिट ऐसे समझो कि जैसे सपोज़ कर लो जब हम अपना सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों में जाकर के बेच रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ इनकम हम अर्न करेंगे और उसके बाद क्या होगा? दूसरा कंट्री चाइना अपना सामान इंडिया में आकर के बेचेगा, तो उस केस में क्या होगा? हमारा पैसा चाइना में जाएगा मतलब हम कुछ इनकम लूज़ करेंगे। तो ओवरऑल जो हम इनकम अर्न किए हैं, वो अगर इनकम जो लूज़ किए हैं, उससे कम है, तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगा? ट्रेड डेफ़िसिट कहलाएगा। और अगर जो हम इनकम अर्न किए हैं, वो इनकम जो है ट्रेड जो इनकम लूज़ किए हैं, उससे बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में वो जो सिचुएशन है, वो ट्रेड सरप्लस कहलाएगा। तो इंडिया जो है लगातार ट्रेड डेफ़िसिट मतलब को फ़ेस कर रहा है और इवन ये ट्रेड डेफ़िसिट जो है वो वाइडेन भी होते जा रहा है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्लियर है? इसका रीज़न अभी हम लोग देखेंगे कि इंडिया का डिपेंडेंस जो है वो क्रूड ऑयल वगैरह पे बहुत ज़्यादा है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट अभी वैसा मिला इंडिया को, अभी तक वैसा कोई ख़ास सब्स्टिट्यूट इंडिया को नहीं मिला है। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये ट्रेड डेफ़िसिट जो वाइडेन हो रहा है, इससे का असर जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में पड़ेगा। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, ये सब अभी हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी बस इतना समझो सिंपल सा बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरीके से ये पूरा लेखा-जोखा है भई कि कितना ट्रेड डेफ़िसिट जो है वो मतलब बढ़ रहा है, कितना ट्रेड सरप्लस वगैरह हो रहा है, इन चीज़ों का कि कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं। टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इम्पोर्ट जो है वो नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब जो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो नेगेटिव में है, मतलब इस तरीके से, क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। इवन जो इंडिया का एक्सपोर्ट बास्केट है, ये मैंने बताया कि इंडिया का एक्सपोर्ट बास्केट भी बदला है। पहले ट्रेडिशनल गुड्स इंडिया बेचा करता था फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स, कारपेट्स, ये सब हमने देखा। बट अब जो कि रिसर्च हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, इंडिया में टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आए हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अब इंडिया जो है वो हाई वैल्यू गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, फार्मास्यूटिकल से दवाई वगैरह हो गया, आईटी सेक्टर में सर्विसेज वगैरह का एक्सपोर्ट करना हो गया, केमिकल्स वगैरह हो गया, इन सब का इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर इंडिया में अगर देखें तो जो भी फॉरेन ट्रेड है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये ध्यान में रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह के अंदर में नहीं आता है। ऐसा नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मार्क कर दो। ये जो फॉरेन ट्रेड है, ये पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर में आता है इंडिया में। क्लियर है? ये चीज़ जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग हल्का-सा यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन-कौन सा ऐसा फैक्टर है, जिस पे मतलब जिसकी वज़ह से इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड जो है वो लगातार चेंज करता रहता है। ये यहाँ पे जैसे हम लोग फॉरेन ट्रेड देखेंगे ना आगे कि इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन है या इंडिया किसके साथ मतलब कितना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, ये लगातार हर साल बदलता रहता है। ऐसा नहीं कि आज जो मैं लेक्चर में बताऊँगा, ये सब कुछ ये आपको 2027 के अटेम्प्ट में भी यही सेम चीज़ यूज़ करना है। 2027 का अटेम्प्ट देने से पहले क्या ये सारा जो भी डेटा अभी हम लोग देखेंगे की एक्सपोर्ट्स, की इंपोर्ट्स, फिर टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स, ये सब कुछ जो है आपको फिर से अपडेट करना पड़ेगा, जो अगला इकोनॉमिक सर्वे होगा 2026-2027 वाला, उससे। क्लियर है? तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन-कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया का या किसी भी कंट्री का जो फॉरेन ट्रेड है, वो लगातार चेंज करता रहता है। क्लियर है? इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड चेंजेस रैपिडली। क्लियर है? क्यों? रीज़न देख लेते हैं। रीज़न क्या-क्या है? अगर हम लोग पहला रीज़न देखो, तो देखो पहला रीज़न जो है ना वो इस पे भी डिपेंड करता है कि ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। क्लियर है? कि किस जगह से हम लोग को कितना सस्ता मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। क्लियर है? इस हिसाब से इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है ये चेंज करता है। अगर सपोज़ कर लो कहीं पे बहुत सस्ता सामान मिल रहा है और कहीं पे बहुत ज़्यादा महँगा मिल रहा है, तो इंडिया जो है वो क्या करेगा? प्रेफ़र करेगा जिस जगह से सस्ता और अच्छा सामान मिल रहा है, वहाँ से परचेज़ करने का।
क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। जैसे सपोज़ कर लो इंडिया को अगर यूएई जो है वो सस्ते में क्रूड ऑयल दे रहा है और यूएई से भी ज़्यादा सस्ता क्रूड ऑयल अगर इंडिया को जो है वो रशिया देना स्टार्ट कर देगा, तो इंडिया जो है ऑब्वियस सा बात है वो रशिया से जो है वो क्रूड ऑयल परचेज़ करना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि फॉरेन ट्रेड जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किस जगह पे कितना सस्ता या कहाँ पे कितना महँगा सामान मिल रहा है। क्लियर है? फिर दूसरा फैक्टर जो डिटरमाइन करता है फॉरेन ट्रेड को, वो है हमारा वर्ल्ड डिप्लोमेसी या फिर फॉरेन डिप्लोमेसी। ठीक है? फॉरेन डिप्लोमेसी या फिर वर्ल्ड डिप्लोमेसी। देखो, फॉरेन डिप्लोमेसी या वर्ल्ड डिप्लोमेसी का मतलब क्या है कि जो मतलब वर्ल्ड ओवर जो राजनीति हो रहा है, वहाँ का जो डिप्लोमेसी है, वो कैसा सिचुएशन में है। जैसे मैं 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल ले लो, अभी क्या था कि जैसे इज़राइल वगैरह का जो वॉर हो रहा था, इज़राइल और जो हमास वगैरह का जो वॉर हो रहा था, उस टाइम पे क्या था कि पूरा का पूरा जो मिडल ईस्ट वाला रीजन है, जो रेड सी वाला रीजन ये सब हो गया, वो थोड़ा डिस्टर्ब था। तो उस टाइम पे क्रूड ऑयल का प्राइसेस जो था, वो थोड़ा बढ़ गया था। अब इंडिया को जो है और ये बढ़ गया था और साथ ही साथ उससे जस्ट पहले जो है रशिया-यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था, उसकी वजह से क्या है कि रशिया पे जो है यूएसए काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगा चुका था। क्लियर है? तो अब रशिया पे जब सैंक्शन लगा तो उस केस में क्या था कि रशिया को जो है वो मतलब वॉर में जो भी इक्विपमेंट्स खरीदने उसको खरीदने के लिए पैसों का ज़रूरत था। तो अब वो पैसों का क्योंकि उसको ज़रूरत है तो वो अपना जो नेचुरल गैस है, ऑयल्स है, ये सब बहुत सस्ते दाम पे बेचना स्टार्ट कर दिया। अब इंडिया को क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सस्ता दाम पे रशिया जो है ऑयल देने को तैयार था, तो इंडिया जो है वो अपना जो स्टैंस है वो चेंज करता है और रशिया से सस्ते दामों पे तेल जो है वो खरीदना स्टार्ट करता है। तो जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, वो या वर्ल्ड डिप्लोमेसी जो है इसकी वज़ह से कहीं न कहीं चीज़ें चेंज करता है। क्लियर है? क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं खरीद रहा था, बट सडन वो खरीदना स्टार्ट कर देता है। काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि रशिया जो है वो उसको सस्ते दाम में प्रोवाइड कर रहा था और वो क्यों हुआ? क्योंकि वर्ल्ड के पॉलिटिक्स की वज़ह से हुआ। एक और एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ। जैसे सपोज़ कर लो 2019 में 2019 में क्या होता है कि यूएसए जो है ना वो ईरान पे सैंक्शन लगा देता है। अब ये ईरान पे जब सैंक्शन लगाता है, इस सैंक्शन लगाने से पहले इंडिया जो था वो ईरान से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल परचेज़ करता था। क्लियर है? लेकिन सैंक्शन लगाने के बाद इंडिया जो है वो ईरान से लगातार अपना क्रूड ऑयल जो है वो परचेज़ करना काफ़ी कम कर देता है। क्लियर है? और अपना क्रूड ऑयल जो है वो मतलब यूएई, सऊदी अरेबिया ये सब जो है इन कंट्रीज़ से अपना क्रूड ऑयल परचेज़ करना जो है वो बढ़ा देता है। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि वर्ल्ड का जो डिप्लोमेसी है, वर्ल्ड का जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके हिसाब से भी कंट्रीज़ जो हैं वो अपना फॉरेन ट्रेड जो है वो बदलते हैं। फिर तीसरा रीज़न हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या है? इस पे भी डिपेंड करता है कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो है वो कैसा होगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी क्या था 2019 का ही एक एग्ज़ाम्पल ले लो। 2019 में क्या हुआ कि इंडिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में जो आर्टिकल 370 है, इस 370 आर्टिकल को इसका रिमूव कर दिया। अब ये जब आर्टिकल 370 जब रिमूव हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मलेशिया है, वो इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया का बहुत ही ज़्यादा कंडेम करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका निंदा करना स्टार्ट कर दिया कि ये स्टेप सही नहीं है। तो इंडिया उसके बदले में क्या करता है कि मलेशिया से जो पाम ऑयल इंपोर्ट करता था, ये पाम ऑयल इंडिया मलेशिया से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता था। इस पाम ऑयल को इंपोर्ट करना कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है काफ़ी ज़्यादा, क्लियर है? और वो फिर जो है इंडोनेशिया वगैरह से पाम ऑयल जो है वो खरीदना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो फॉरेन ट्रेड है इंडिया का, ये कहीं न कहीं बहुत हद तक अगर हम लोग देखें, तो डिपेंड करता है कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या है, वर्ल्ड में अभी क्या डिप्लोमेसी चल रहा है और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो किस जगह पे कितना ज़्यादा सस्ता सामान मिल रहा है। इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि इंडिया जो है वो मतलब अपना सामान कहाँ से एक्सपोर्ट करेगा या कहाँ से इम्पोर्ट करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देख लो कुछ-कुछ जो की एक्सपोर्ट आइटम है, वो देख लेते हैं कि क्या-क्या इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड ओवर। यहाँ पे बस ध्यान रखो कि इंडिया जो एक्सपोर्ट जो है अपना सामान जो दूसरे देशों में भेजता है, वो लगभग 190 कंट्रीज़ में भेजता है। क्लियर है? मतलब वर्ल्ड ओवर इंडिया का सामान जाता है और ये जो वर्ल्ड ओवर जा रहा है इसमें से लगभग 7,000 सामान मतलब 7,000 प्रोडक्ट्स जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है। जिसमें अगर मेजर प्रोडक्ट्स अगर हम लोग देखें तो जैसे अगर हम लोग देखेंगे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, क्लियर है?
ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इसका एक्सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे हम बोलोगे कि इंडिया में क्रूड ऑयल वगैरह बहुत ज़्यादा पाया नहीं जाता है। तो ये ध्यान में रखना, इंडिया में क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता। इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं और वो रिफाइन करने के बाद इंडिया जो है वो रिफाइंड पेट्रोल जो है वो बेचता है दूसरे कंट्रीज में, क्लियर है? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जैसे गैसोलीन हो गया, क्लियर है? ये हमारा गैसोलीन हो गया, फिर हमारा जो जेट का फ्यूल्स होता है, ये हो गया, फिर जैसे हमारा केरोसिन वगैरह हो गया, क्लियर है? एस्फाल्ट वगैरह हो गया, ये सब जो है कहीं न कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है, क्लियर है? एस्फाल्ट हो गया, डैमर हो गया और भी जितना भी पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स है वो सब हो गया। फिर और क्या इंडिया एक्सपोर्ट करता है? तो फिर इंडिया एक्सपोर्ट करता है हमारा डायमंड, क्लियर है? इंडिया जो है वो डायमंड वगैरह हो गया, पर्ल्स वगैरह हो गया या और भी जो प्रीशियस स्टोन्स वगैरह हैं, क्लियर है? उन सब का एक्सपोर्ट करता है। इंडिया जो है मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। क्लियर है? फिर अभी जो है आयरन और स्टील जो है इसका एक्सपोर्ट करेगा इंडिया। ये एक्सपोर्ट करता है आयरन एंड स्टील। क्लियर है? फिर हमारा जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, मैरिन सी प्रोडक्ट्स वगैरह हो गया। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया जो है मोबाइल्स में पहली बार जो है इंडिया मोबाइल्स में नेट एक्सपोर्टर हो गया। कि अब इंडिया जितना मोबाइल्स दूसरे कंट्री से इंपोर्ट नहीं करता, उससे ज़्यादा इंडिया का मेड इन इंडिया मोबाइल जो है वो दूसरे कंट्रीज में बिकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो असेंबलिंग है वो सब बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है? तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि जो मेरीन प्रोडक्ट्स हो गया ये सब, फिर हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गया, क्लियर है? इन सब का एक्सपोर्ट करता है। फिर हमारा राइस जो है ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है। तो राइस का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। राइस एक्सपोर्ट करने से आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो इंडिया का ग्राउंड वाटर है, उस पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। क्लियर है? फिर और हम लोग का एल्युमिनियम हो गया, कॉटन हो गया, क्लियर है? ये सब का इंडिया जो है ये सारा मेजर आइटम्स है जिसको इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है। फिर अगर मेजर हम लोग की इम्पोर्ट आइटम देखें कि इंडिया जो है वो क्या-क्या इम्पोर्ट करता है। तो अगर की इंपोर्ट आइटम देखें तो ये ध्यान में रखना है इंडिया जो है लगभग 140 देशों से इंपोर्ट करता है और उसमें लगभग 6000 प्रोडक्ट्स का जो है वो एक्सचेंज होता है, मतलब इंपोर्ट करता है इंडिया। फेमस चीज जो है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम अपन यहाँ पे देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रूड ऑयल। क्योंकि इंडिया जो है इंडिया का जो मतलब अगर एक तरीके से देखें ट्रेड डेफिसिट जो है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया क्रूड ऑयल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल का इंडिया में डिमांड बहुत ज्यादा है और दूसरा है कि इतना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के बाद इंडिया काफी सारा क्रूड ऑयल को रिफाइन करता है और उसको फिर एक्सपोर्ट भी करता है। तो इंडिया क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है। गोल्ड जो है वो इंडिया में मतलब खास करके साउथ इंडिया जो है, यहाँ पे मतलब रिचुअल्स है कि हर घर में गोल्ड होना ही चाहिए ज्वेलरी के रूप में। तो गोल्ड वगैरह जो हो गया, प्रीशियस स्टोन्स जो हो गया, ये इंडिया एक्सपोर्ट भी बहुत करता है और इम्पोर्ट भी बहुत ज़्यादा करता है। फिर जो कोल है, कोल का डिमांड इंडिया के पास अगर हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी में, तो बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी का कोल नहीं बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्लियर है? तो जो पावर जनरेशन वगैरह हो गया, इन सब में क्या है कि कोल वगैरह का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इंडिया जो है कोल वगैरह का इम्पोर्ट भी करता है। इवन अगर बेटर क्वालिटी का स्टील जनरेट करना है, स्टील बनाना है, तो वहाँ पे भी कोल का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। फिर हमारा जो टेलीकॉम वगैरह का जो सेक्टर है, टेलीकॉम जो है, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स जो है इनका इंपोर्ट करेगा। उसके बाद फिर हमारे जो ऑर्गेनिक इक्विपमेंट्स हैं, क्लियर है? ये जो ऑर्गेनिक इक्विपमेंट्स है ये इंपोर्ट होता है। फिर मतलब और भी बहुत सारा चीज़ें जैसे प्लास्टिक वगैरह का जो रॉ मटेरियल है, क्लियर है? और भी जो इंडस्ट्रियल मशीन्स वगैरह ये सब जो है मतलब इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है। अभी हम लोग देख लेते हैं ये जो 2026 का डेटा है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया जो है क्या-क्या आइटम्स जो है की आइटम्स जो एक्सपोर्ट करता है। ये मैं बता देता हूँ इन इस जगह से क्वेश्चंस आता है खास करके ये रैंक में कम से कम कुछ नहीं तो रैंक 1 2 3 जो है ये तो कम से कम पता होना ही होना चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो जो इकोनॉमिक्स है जो 2025 2026 जो है ना इसके हिसाब से और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है और इंडस्ट्री जो है इसके डेटा के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इंडिया जो है अपना एक्सपोर्ट जो है वो डाइवर्सिफाई करने का कोशिश किया है, अलग अलग जगह पे जाकर के बेचने का कोशिश किया है। जो यूएसए वगैरह पे जो निर्भरता है वो भी थोड़ा कम करने का कोशिश किया है।
क्या-क्या परफ़ॉर्मेंस रहा है इंडिया का, तो अगर देखें, तो इंडिया जो एक्सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो कि करता है सब, वो हमारा क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। कि इंडिया का अगर मतलब जितना भी एक्सपोर्टेबल आइटम्स है, उसमें से रैंक 1 पर हमारा कौन-सा आता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आता है। कि इंडिया जो है वो मतलब अगर देखा जाए तो वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। और यहाँ पे ध्यान में रखना, ये रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। इंडिया इंपोर्ट जो है क्रूड ऑयल करता है, और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करता है। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मुझे लग रहा है कि जिसकी वज़ह से ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस बार पहली बार इंडिया में जो एक्सपोर्ट आइटम्स में जो रैंक 2 होल्ड किया, वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। नहीं तो इससे पहले जो है कभी फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स वग़ैरह जो है ये सब होल्ड करता था, या डायमंड्स वगैरह, गोल्ड्स वगैरह, प्रीशियस स्टोन होल्ड करता था। बट इस बार क्या देखने को मिला कि इंडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जैसे अभी क्या है कि यूएसए और चाइना का जो ट्रेड वॉर वगैरह चल रहा था, जिसकी वजह से अभी क्या देखने को मिलता है कि ये जो यूएसए है, ये अपना बहुत सारा कंपनी जो है ये चाइना से शिफ्ट करके क्या करता है, दूसरा अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढना स्टार्ट करता है। तो दूसरा अल्टरनेटिव मार्केट में जैसे कुछ मार्केट इंडिया में आया, कुछ मार्केट हो सकता है वियतनाम वगैरह में जाएगा, या और भी कोई दूसरे लोकेशंस वगैरह पे जाएगा। बट चाइना से जो वो अपना मैन्युफैक्चरिंग था, जैसे एप्पल वगैरह हो गया या सैमसंग वगैरह हो गया, वो शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? ये यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा था उसकी वजह से, और जो चाइना का जो डोमिनेंस हो रहा था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसको भी कम करने के लिए। क्लियर है? तो उसी में क्या होता है, जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, इस टाइप का जो ब्रांड है, वो इंडिया में आते हैं, और इंडिया जो है उन सबको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के तहत काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, कि जितना ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, उस हिसाब से उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि इंडिया अभी अगर देखा जाए तो ऑफ़िशियली 7th लार्जेस्ट, जो मतलब अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का जो है, वो एक्सपोर्टर हो जाता है। क्लियर है? इवन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अगर देखा जाए, इंडिया का जो जितना भी मतलब अगर सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो था ना, वो 2022 में इंडिया का 7th लार्जेस्ट कैटेगरी था एक्सपोर्ट में, जो अब जो है 2026 में ये जो है ये 2nd लार्जेस्ट हो गया। फर्स्ट पे पेट्रोलियम है, सेकंड पे इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्लियर है? इसमें अगर देखा जाए तो इंडिया जो है अभी नेट एक्सपोर्टर बन गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? कि पहले इंडिया जो था नेट इंपोर्टर था इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का, अब क्या हो गया है, अब जो है इंडिया नेट एक्सपोर्टर हो गया मोबाइल फ़ोन्स का, या 4G इक्विपमेंट्स, 5G इक्विपमेंट्स, ये सब जो भी है इनका नेट एक्सपोर्टर है। क्लियर है? तो ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है, जो मतलब आगे बहुत ह्यूज पोटेंशियल शो करता है इंडिया का। फिर अगर फार्मास्यूटिकल्स के सेक्टर में देखें, इंडिया जो दवाई वगैरह बनाता है, तो वर्ल्ड ओवर जितना भी जेनेरिक मेडिसिन्स का जो डिमांड है, उसमें अगर देखा जाए तो इंडिया जो 20% ग्लोबल जेनेरिक डिमांड है, वो इंडिया मीट कर रहा है। तो ये दिखा रहा है कि इंडिया का कितना ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में पोटेंशियल है। क्लियर है? ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। बट यहाँ पे दुख का बात ये है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का 20% ग्लोबल जेनरिक डिमांड जो है वो फुलफिल कर रहा है, बट इंडिया का अगर खुद का डोमेस्टिक मार्केट देखे, तो यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन जो है वो बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? इजीली अवेलेबल नहीं है मतलब क्या, कि लोगों में उतना अवेयरनेस नहीं है, या लोग उतना जेनरिक मेडिसिन यूज नहीं करते। तो ये एक सही सिग्नल नहीं है कि वर्ल्ड ओवर इंडिया जेनरिक मेडिसिन्स में डोमिनेट कर रहा है, बट इंडिया का खुद का डोमेस्टिक मार्केट में जेनरिक मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा मतलब रीच में नहीं है। क्लियर है? इवन अगर यूएसए का जो जो भी फार्मास्यूटिकल का जो डिमांड है, मेडिसिन्स का डिमांड है, यूएस मार्केट का 34% जो मेडिसिन्स का डिमांड है, वो इंडिया ही फुलफिल करता है। तो ये बहुत बड़ा मतलब बात है। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर अगर एक और चीज़ देखा जाए, तो इंडिया जो है वो सर्विस सेक्टर में जो है वो अपना डोमिनेंस लगातार मतलब शो करते जा रहा है। अगर हम लोग देखा जाए नेट, अगर हम लोग गुड्स का अगर हम लोग देखें, गुड्स का अगर जो इंक्रीज हुआ है, कि गुड्स में इंडिया एक्सपोर्ट जो है केवल 1.8% से किया है। क्लियर है? बट सर्विस सेक्टर में अगर हम लोग देखें, तो सर्विस सेक्टर में इंडिया जो है वो लगभग 10% से ग्रो किया है। तो ये भी मतलब शो करता है कि इंडिया का जो आईटी सेक्टर हो गया या कंसल्टिंग सेक्टर हो गया, ये सब चीज में इंडिया जो है वो लगातार डोमिनेट कर रहा है। रीजन इसका बहुत बड़ा ये है कि एक तो मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा प्ले नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से, और दूसरा जो है यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं
कि इंडिया में जो लेबर है वो बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो सर्विस सेक्टर है उसमें जितने भी फॉरेन कंपनीज़ वगैरह होते हैं उनको जब सर्विस सेक्टर में या आईटी कंपनीज़ वगैरह हो गया उस उनमें जब उन्हें एम्प्लॉइज़ का ज़रूरत होता है तो इंडियंस जो है वो सस्ते दाम पे मतलब सस्ते सैलरी पे जो है वो काम करने को तैयार हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इंडिया जो है लगातार सर्विस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। फिर इंजीनियरिंग गुड्स के बारे में देखें तो वो भी इंडिया में जो है वो ग्रो किया है। जेम्स और ज्वेलरी जो है, इसमें अगर देखा जाए तो यूएसए के साइड से इंडिया को थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा क्योंकि यूएसए जो है वो मतलब जो टैरिफ वगैरह जो है वो सब लगाया था और दूसरा यूएस का जो हमारा देखने को मिलता है कि जो टैरिफ वगैरह लगाया था तो उसकी वजह से इंडिया को अपना जो मार्केट है वो इंडिया को बेसिकली शिफ्ट करना पड़ा और वो जो शिफ्ट है वो यूएई या जो ईस्ट है फारेस्ट वाला जो रीजन है उस रीजन में इंडिया जो है जेम्स और ज्वेलरी जो है ये सब हमारा एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करता है। फिर अगर राइस में देखें तो राइस में अगर हम लोग देखें तो इंडिया लगातार वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है, लीडिंग एक्सपोर्टर है। ये ध्यान में रखो ये कितना बड़ा बात है कि वर्ल्ड का जितना भी राइस का एक्सपोर्ट होता है 40% जो ग्लोबल राइस ट्रेड है वो कौन कर रहा है? इंडिया ही कर रहा है। अगर 2026 का एस्टिमेट देखें तो ये लगभग 30 मिलियन टन जो है इंडिया 2026 में एक्सपोर्ट करेगा। अगर हम लोग देखें 1 केजी जो राइस होता है ना, 1 केजी राइस प्रोड्यूस करने में जो मतलब हम लोग के प्लेट तक आता है, मतलब वो बीज बोने से लेके लेकर के हम लोग का प्लेट तक जो 1 केजी राइस आता है, वो ऑन एन एवरेज 5000 लीटर ऑफ वाटर कंज्यूम करता है। ये अगर 1 केजी राइस 5000 लीटर ऑफ वाटर कंज्यूम कर रहा है और इंडिया में अगर देखा जाए तो जो राइस का कल्टीवेशन है सब जगह ऐसा नहीं है कि वो मतलब बारिश पे डिपेंडेंट होता है, बहुत जगह इरिगेटेड भी होता है, क्लियर है? काफ़ी हद तक बहुत जगह इरिगेटेड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रेशर है, वो हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है, फ्रेश वाटर रिसोर्स है, स्पेशली जो ग्राउंड वाटर वगैरह हो गया या लेक्स हो गया, पॉन्ड्स वगैरह जो हो गया, इन सब पे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो अगर 30 मिलियन टन जो है वो इंडिया अगर राइस एक्सपोर्ट करेगा 2026 में, तो उसको अगर हम लोग देखें कि वाटर में अगर कन्वर्ट करें तो लगभग 5000 लीटर से अगर मल्टीप्लाई करें हर केजी के हिसाब से, तो लगभग 15 लाख करोड़ लीटर ऑफ वाटर जो है ये भी साथ में इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। इसको मेंस के आंसर राइटिंग में अपन यूज़ कर सकते हैं कि ये जो राइस का एक्सपोर्ट है, ये इंडिया को थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ये जो राइस का एक्सपोर्ट तो इंडिया कर रहा है, बट इनडायरेक्टली जो है वो इंडिया 15 लाख करोड़ लीटर ऑफ वाटर भी साथ ही साथ एक्सपोर्ट कर रहा है और ये जो है इंडिया का जो ग्राउंड वाटर जो डिक्लाइन कर रहा है, इसकी वजह से ये मतलब बहुत ही जल्दी रिकवर करने वाला नहीं है और यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो यूएसए हो गया, चाइना हो गया, इन सब के पास भी राइस का एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बट ये राइस का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं करते और इंडिया जो है वो प्रॉफिट के चक्कर में अपने ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज या नेचुरल वाटर रिसोर्सेज जो है उसको बहुत ही ज़्यादा हैम्पर कर रहा है। क्लियर है? फिर टेक्सटाइल और गारमेंट्स का अगर सेक्टर देखें तो इस सेक्टर में जो है मतलब इंडिया जो है वो ग्लोबली सब सिक्स्थ नंबर पे आता है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर वगैरह में। क्लियर है? इंडिया का मतलब जो ग्लोबल शेयर है वो 4% है टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्री वगैरह में। ये सेक्टर अभी मतलब अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा हाई ग्रोथ इस साल नहीं दिखाया। रीजन क्या है कि जो मतलब ये मॉडरेट ग्रोथ दिखाने के पीछे रीजन क्या है, यूएसए जो है वो काफी ज्यादा टैरिफ इम्पोज कर देता है इंडिया पे और इंडिया जो था टेक्सटाइल और गारमेंट्स जो है वो यूएसए में बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था। क्लियर है? तो उसकी वजह से इंडिया को अभी अल्टरनेटिव मार्केट ढूँढना पड़ता है ईयू और रशिया में, जहाँ पे अभी वो मतलब बहुत ही मॉडरेट ग्रोथ दिखा रहा है। वैसा जो ग्रोथ जो काफ़ी ज़्यादा था, वो ग्रोथ सेम ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है? फिर जो केमिकल्स है, इंडिया जो है इस बार ध्यान में रखना केमिकल्स जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं, उसका भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। जैसे ऑर्गेनिक केमिकल अगर हम लोग देखें तो पेट्रोकेमिकल, एग्रोकेमिकल या जो भी फार्मास्यूटिकल्स वगैरह हो गए। या इनऑर्गेनिक में देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स वगैरह, कास्टिक सोडा, ये सब और जितने भी इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, इसका एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रीज़न क्या है? कि ये जो केमिकल्स है ना, इसको एक्सपोर्ट जो है वो मेनली चाइना बहुत ज़्यादा करता था। अब क्योंकि चाइना पे डिपेंडेंसी कंट्रीज़ जो है वो अपना रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से क्या है वो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। मतलब क्या, चाइना के अलावा कोई दूसरा अल्टरनेटिव ढूँढने का कोशिश कर रहे हैं और उसके तहत वो अल्टरनेटिव वर्ल्ड को कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बूम देखने को मिलता है। क्लियर है कि इंडिया अपना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स यूएसए, ईयू, चाइना, मिडल ईस्ट इन सब में जाकर के एक्सपोर्ट करते हैं। क्लियर है? और इसका जो है मतलब जो
मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है, उस पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्लियर है? इवन अगर इस सेक्टर में भी देखा जाए तो इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है केमिकल्स का ग्लोबली, और 3rd लार्जेस्ट जो है वो एशिया में है, क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये कहीं न कहीं जो इंडिया का मतलब जो स्टेटस है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनने का, उसके लिए जो इंडिया को जो रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल देखने को मिलता है। तो ये जो हो गया, ये तो हो गया हमारा की एक्सपोर्ट्स की, क्या-क्या इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। अब अगर की इंपोर्ट्स देखें तो ऑब्वियस सा बात है, अगर फर्स्ट में हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं, क्रूड ऑयल। अच्छा, यहाँ पे ध्यान में रखना, इसमें क्या होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, कभी-कभी जो है वो मतलब 3-4 ऐसे ऑप्शन दे देगा और उसको जो है रीअरेंज ऑर्डर में 1, 2, 3, 4 ऐसे में करना होगा, क्लियर है? यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कम से कम टॉप 3 जो है ये तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर इतना रहेगा तो बाकी आप मैनेज कर लोगे। तो बस टॉप 3 ध्यान में रखो, बहुत ज़्यादा ऐसा रटने का कोशिश नहीं करो। यहाँ पे बस ध्यान में रखना कि इस बार जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है ये रैंक 2 में है इंडिया का एक्सपोर्ट सेक्टर में, क्लियर है? की इंपोर्ट्स में अगर देखा जाए, की इंपोर्ट्स में ध्यान में रखना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन जो पूछा गया वो की एक्सपोर्ट से ही पूछा गया। की इंपोर्ट्स अगर मैं बता दूं तो इंडिया जो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है, उसके बाद गोल्ड का इंपोर्ट करता है। गोल्ड का इंपोर्ट में इस बार बहुत ही ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा ये है कि अभी जो यूएस का जो डॉलर है, इस यूएस के डॉलर में बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला, क्लियर है? और ये जो फ्लक्चुएशन देखने को मिला, इंस्टेबिलिटी देखने को मिला, उसकी वजह से क्या है कि दुनिया जो है वो कहीं, या इंडियन इन्वेस्टर्स जो यूएस के डॉलर वगैरह में जो इन्वेस्ट किए हुए थे, वो कहीं न कहीं सोचते हैं कि मतलब क्यों ना गोल्ड खरीद लिया जाए, वो ज़्यादा सेफेस्ट साइड है, क्योंकि डॉलर जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है, इसलिए। या और भी बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूएस के मार्केट से पैसा निकाल के हो सकता है इंडियन मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, या मतलब गोल्ड वगैरह परचेज करना स्टार्ट करें इंडियन मार्केट में, हो सकता है ये सब चीज़ हो जाए, जिसकी वजह से जो इम्पोर्ट है, मतलब इंडियंस जो है वो गोल्ड वगैरह का इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। इसमें ध्यान में रखना, मेनली जो ये गोल्ड का इम्पोर्ट है वो इंडियंस ही कर रहे हैं, क्लियर है? इंडियंस गोल्ड का इम्पोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो यूएस मार्केट से मतलब थोड़ा ट्रस्ट कम, मतलब थोड़ा ट्रस्ट खोते जा रहे हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान का जो है, इसका भी इम्पोर्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान में रखना, इंडिया जो मोबाइल वगैरह जो मैन्युफैक्चर कर रहा है ना, ये एक्चुअली मेड इन इंडिया कम असेंबल्ड इन इंडिया ज़्यादा है। तो एक तरीके से इंडिया जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है मोबाइल्स का वो ज़्यादा बेचता है, क्लियर है? लेकिन जो असेंबलिंग करने के लिए जो जैसे बैटरी वगैरह हो गया, ये सब चीज़ जो है वो इंडिया अभी भी इम्पोर्ट ही कर रहा है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है, इसमें इंडिया जो है वो मतलब सामान को इंपोर्ट करता है पहले, फिर उसका असेंबल कर रहा है और फिर उसको वर्ल्ड मार्केट में बेच रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, इसका इंपोर्ट में लगातार ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन जो ध्यान रखने वाला बात है वो क्या है कि इंडिया जो है वो अभी नेट एक्सपोर्टर हो गया है फिनिश्ड स्मार्टफ़ोन्स का। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। क्लियर है? फिर जो मशीनरीज़ वगैरह है, इसका भी इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, मशीनरीज़ वगैरह, जैसे जर्मनी हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरियाज़ हो गया। इन जगह से जो मशीन्स वगैरह हैं, जो हाई-टेक मशीन्स वगैरह हैं, इनका इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करता है। तो ये 4th नंबर में देखने को मिलता है। फिर 5th में हम लोग को कोल का इंपोर्ट देखने को मिल रहा है कि इंडिया जो है अपना पावर सेक्टर हो गया या स्टील सेक्टर हो गया, इसके डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए कोल का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है। हालाँकि यहाँ पे ध्यान रखने का बात ये है कि इस साल इंडिया जो है वो मतलब अपना डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए जो अपना खुद का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है कोल का, उसको बढ़ाया है 3.6% से, क्लियर है? ये इतना फैक्चुअल चीज़ कोई काम का नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा, मैं बस बता दे रहा हूँ इसलिए ताकि मतलब समझ में आए कि कैसे मार्केट काम करता है, क्लियर है? फिर फर्टिलाइज़र जो है, जो फूड सिक्योरिटी है, उसके डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए इंडिया जो है फर्टिलाइज़र भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट करता है। तो ये जो है ये हमारा रैंक 1, 2, 3, 4, 5, 6th रैंक पे आता है। उसके बाद फिर केमिकल्स का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है, केमिकल्स का रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा चाइना वगैरह से करता है। क्यों? ताकि जो मेडिसिन्स वगैरह हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंडिया जो इतना वर्ल्ड ओवर रूल कर रहा है, उसके लिए मेडिसिन्स बनाया जाए, क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर प्लास्टिक वगैरह का इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया करता है। फिर अगर हम लोग देखें अगला टॉपिक, टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान में रखना, ये टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो यूएसए और चाइना फ्लक्चुएट करते रहता है। बट 2026 के हिसाब से अगर हम लोग देखें इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, तो जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का है वो चाइना है। बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला है। क्लियर है?
मतलब एक टाइम ऐसा था जब दोनों लगभग बराबर थे, बट अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जंप चाइना दिखाया है। क्लियर है? यूएसए सेकंड नंबर पे आता है। एक चीज़ ध्यान में रखना, चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बट इंडिया चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट में है। मतलब इंडिया चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा करता है और इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट कम करता है। सेकंड नंबर पे जो यूएसए आता है, यूएसए के साथ इंडिया ट्रेड सरप्लस में है। तो यूएसए के साथ अगर ट्रेड इतना बढ़ा तो ये इंडिया के लिए पॉजिटिव है। क्लियर है? कि इंडिया जो है यूएसए के साथ 149.4 बिलियन डॉलर का ट्रेड करता है, जिसमें इंडिया का ट्रेड सरप्लस लगभग मतलब ये 36.7 बिलियन के आसपास ऐसा है। फिर ये यूएई के साथ इंडिया जो है ये ट्रेड करता है। क्लियर है? रशिया जो है ये फोर्थ नंबर पे है और ये सऊदी अरेबिया जो है ये फिफ्थ नंबर पे है। इन सब के बारे में हल्का सा देख लेते हैं। चाइना का डोमिनेंस इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा है। हालाँकि मतलब यहाँ पे देखा जाए कि जो इंडिया अपना एक्सपोर्ट है, वो चाइना में 10% का इंक्रीज़ किया है। बट चाइना का जो इम्पोर्ट, चाइना से जो सामान हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जिसकी वजह से क्या है कि जो ट्रेड डेफ़िसिट है, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि व 155.6 बिलियन डॉलर का इंडिया का जो ट्रेड है, उसमें से इंडिया का जो ट्रेड डेफ़िसिट है, वो लगभग 116.1 बिलियन डॉलर है, जो अभी तक का मतलब हाईएस्ट है। तो ये भी एक सोचने वाला बात है कि इंडिया को किस तरीके से चाइना से अपना जो ट्रेड डेफ़िसिट को कम करना चाहिए, ताकि चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो। फिर ये जैसा कि मैंने बताया, यूएसए के साथ इंडिया ट्रेड सरप्लस में है, क्लियर है? ये चीज़ ध्यान में रखना, ये जो ट्रेड सरप्लस है ना, ये डेटा जो है ये एक्चुअल डेटा ये वाला है, क्लियर है? ये एक्चुअल डेटा 58.2 बिलियन का है 2025 के हिसाब से, कि इंडिया का ट्रेड सरप्लस जो यूएसए के साथ है, वो 58.2 बिलियन डॉलर का है। ये वाला डेटा पुराना था, मैं यहाँ पे चेंज करना भूल गया था। ये आई थिंक 2025 या 2024 का डेटा था, क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए, इंडिया जो है वो यूएई के साथ जो है ये भी 100 बिलियन का जंप लिया, ये भी बहुत मेजर जंप है। ये 60-70 बिलियन डॉलर के आसपास ऐसा था। ये जंप होने के पीछे रीज़न है कि इंडिया जो है यूएसए के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करता है, और जिसके तहत इंडिया और यूएई दोनों कमिट करते हैं कि अपना बायलैटरल ट्रेड को इंक्रीज़ करेंगे और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन देंगे, जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है उन सब में, क्लियर है? फिर रशिया के साथ इंडिया का ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ तो नहीं हुआ है, बट हाँ, फोर्थ लार्जेस्ट अभी भी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा करता है, क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, और फिर नेक्स्ट में जो है वो हमारा सऊदी अरेबिया आता है। मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अगर हम लोग देखें, तो देखो यूएसए, यूएई और चाइना, ये 3 तो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया का हमेशा से था ही, कि इंडिया सबसे ज़्यादा सामान जो है वो अपना एक्सपोर्ट यूएसए में करता है, तभी तो ट्रेड सरप्लस है इंडिया का। फिर यूएई वगैरह ये सब में करता है। बट इस बार जो मेजर हाइलाइट देखने को मिला है, वो देखने को मिला है नीदरलैंड, कि नीदरलैंड जो है वो मतलब टॉप 10 कंट्रीज़ वगैरह में आ रहा है, ये मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कंट्रीज़ में, क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, इंडिया जो यूएसए को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, वो क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो मतलब जो, जैसा कि हम लोग देखें मेडिसिन्स वगैरह हो गया, जो ड्रग्स है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का, कि यूएसए का जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका 34% डिमांड कौन फुलफिल कर रहा है? इंडिया फुलफिल कर रहा है। तो उसकी वजह से फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसा कि हम लोग देखें एप्पल, सैमसंग, ये सब अब कहाँ मैन्युफैक्चर कर रहा है? अपना जो भी प्रोडक्ट्स है उसका असेंबल इंडिया वगैरह में कर रहा है, तो उसकी वजह से फिर इंडिया वो प्रोडक्ट्स यूएसए वगैरह में एक्सपोर्ट कर रहा है, क्लियर है? तो इंडिया जो है वो नंबर वन डेस्टिनेशन है, सॉरी, यूएसए जो है वो नंबर वन डेस्टिनेशन है इंडिया के लिए, क्लियर है? इसलिए देखो, कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी जो है वो अभी इंडिया का यूएसए के अकॉर्डिंग टिल्ट भी करता है, क्लियर है? क्योंकि इकोनॉमिक जो है, जिस कंट्री के साथ इकोनॉमिक ट्रेड जैसा होगा उस हिसाब से कंट्री को जो है वो अपना फॉरेन पॉलिसी बना के चलना पड़ता है। तभी देखो, चाइना के साथ हम लोग का इतना ज़्यादा मतभेद है, फिर भी चाइना के अगेंस्ट कोई बहुत ही ज़्यादा ख़ास ऐसा मतलब स्टेप इंडिया नहीं लेता है टैरिफ वगैरह को लेकर के। क्यों? क्योंकि इंडिया के साथ इकोनॉमिक ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उससे कहीं न कहीं मार्केट जो है वो इंडिया का भी अफ़ेक्ट होगा। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर अगर हम लोग सेकंड में देखें, तो यूएई जो है, यूएई के साथ इंडिया मतलब मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में ये भी ध्यान में रखना, ये भी सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट में यूएसए है, सेकंड में यूएई है, थर्ड में हमारा चाइना है, फोर्थ में नीदरलैंड है, फिफ्थ में यूके है, सिक्स्थ में सिंगापुर है। ये सारा सीक्वेंस इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट कम से कम टॉप फोर तो ध्यान में रखो, कि यूएसए, यूएई, चाइना और नीदरलैंड, क्लियर है? फिर हमारा यूके और सिंगापुर आ रहा है।
यहाँ पे यूएई के साथ जो अभी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था 2025 में, उसके तहत जो है ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इंडिया यूएई में एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया है। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर जो चाइना है, ये चाइना जो है वो हमारा टॉप 5 डेस्टिनेशन में 3rd नंबर पे आता है। यहाँ पे चाइना को जो मेनली हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह हो गया, या चाइना जो भी मैन्युफैक्चर करता है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स वगैरह हो गया वो प्रोवाइड करना, या फिर जो इंडियन इंजीनियरिंग गुड्स है वो सब हम लोग चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। नीदरलैंड इस बार लिस्ट में क्यों आया है? क्योंकि जो यूरोपियन मार्केट है, वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, वो कहीं न कहीं अब इंडिया से काफ़ी ज़्यादा परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया है। क्लियर है? और ये फर्दर अभी और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो वो जो यूरोपियन मार्केट जो ये परचेज़ कर रहा है, उसका जो मतलब एक तरीके से जो यूरोपियन मार्केट का जो गेटवे है, वो नीदरलैंड से ही होता है। अगर मतलब हम लोग देखें तो ये जो अटलांटिक सी है, मतलब अगर मान लो ये जो है ये हमारा यूरोप है, तो ये अटलांटिक सी से होते हुए यहाँ पे जो नीदरलैंड है, इस जगह से, ये नीदरलैंड से फिर बाकी फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ये सब में जो है, इधर स्पेन हो गया, इटली हो गया, इन सब में जो यूरोपियन मार्केट्स में है, उसमें इंडियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो जाता है। क्लियर है? तो उसकी वजह से नीदरलैंड जो है वो हमारा टॉप 4th मतलब 4th रैंक पर आता है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में। और फिर 5th में जो है यूके वगैरह आता है। इससे भी जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह हुआ है, उससे भी रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिला है। और सिंगापुर को जो है हम लोग रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए सिंगापुर जो है वो हमारा 6th नंबर पर आ जाता है। एक्सपोर्ट ड्राइवर अगर हम लोग देखें तो इंडिया का एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अभी थोड़ा ग्रो किया है। उसके पीछे रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गुड, जैसा कि मैंने बताया, इंडिया पहली बार स्मार्टफोन्स में नेट एक्सपोर्टर हो गया है। इंजीनियरिंग गुड्स जो है वो इंडिया का जो है वो लगातार यूरोप या आसियान मार्केट में बिकना स्टार्ट हो गया काफी ज्यादा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उस पे इंडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। ये सब हम लोग देखें, फिर काफी सारे जो ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे इंग्लैंड के साथ हो गया, अभी ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, ओमान के साथ साइन हुआ है। क्लियर है? यूके के साथ साइन हुआ है। ये सब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसकी वजह से क्या है, फिर यूएई के साथ जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, इसकी वजह से इंडिया का जो मार्केट, मतलब इंडिया का जो गुड्स और सर्विसेज का जो एक्सेस है, वो इन कंट्रीज में, ईयू हो गया, यूके हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, इन सब मार्केट्स में बढ़ा है, और जिसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो थोड़ा ग्रो किया है, और आने वाले टाइम में भी और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। ये है। फिर देखो, इससे भी क्वेश्चन आ रखा है एक बार यूपीएससी में, आई थिंक 2023 में आया था या 4 में। क्लियर है? इंडिया का अगर एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन देखें वर्ल्ड ट्रेड में, तो वो 2.2% का है। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखना है। ये जो है 2023-24 में जो है 1.8% का था। इससे बढ़ करके अभी वर्ल्ड में इंडिया का जो एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का, वो 2.2% है। क्लियर है? फिर इंडिया का जो इंपोर्ट कंट्रीब्यूशन है वो 2.8% है वर्ल्ड ट्रेड में। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था वो इस चीज से आया था कि अगर हम लोग सर्विस सेक्टर में देखें, तो सर्विस सेक्टर में इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो 4.4% का शेयर है। मतलब टोटल वर्ल्ड ओवर जो सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट होता है, मतलब जो सर्विसेज इंडिया प्रोवाइड करता है, उसमें 4.4% शेयर जो है केवल इंडिया का है। क्लियर है? जो 2005 में 1.9% था। अगर हम लोग टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, मतलब गुड्स का एक्सपोर्ट अगर देखें, तो देखो, गुड्स का एक्सपोर्ट में जो ग्लोबल मार्केट है उसमें इंडिया जो है 2005 में केवल 1% मार्केट होल्ड करता था। 2026 में ये जो है 2.2% है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना। ये इंपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है, 2005 में 1.5% था, और अभी 2026 में इंपोर्ट का कंट्रीब्यूशन जो है 2.8% है। क्लियर है? अगर हम लोग, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्च की, पहली बार स्मार्टफोन जो है वो मतलब नेट एक्सपोर्टर बन गया इंडिया का। रीजन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से, और जो फॉरेन डिप्लोमेसी है वो मैंने बता दिया। फिर ये भी मैंने बताया कि इंडिया किस तरीके से अपना मार्केट जो है वो डाइवर्सिफाई करने का कोशिश कर रहा है। अब धीरे धीरे इंडिया जो है वो अपना एक्सपोर्ट का जो सेक्टर है, मतलब अपना सामान जो है कोशिश कर रहा है अलग अलग कंट्रीज में जाकर के बेचे, जैसे स्पेन में जाकर के बेचना, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बेचना, मतलब वो अपना मार्केट को डाइवर्सिफाई कोर्स करने का कोशिश कर रहा है लगातार। क्लियर है? फिर ये हम लोग लास्ट देख लेते हैं, मेजर कंट्रीज इंडिया इंपोर्ट्स प्रोडक्ट फ्रॉम, की कौन कौन से मेजर कंट्रीज है जिससे इंडिया जो है प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो टॉप में जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम लोग करते हैं वो चाइना के साथ करते हैं। इससे मेनली हम लोग टेलीकॉम का पार्ट, सोलर कंपोनेंट्स, ये सब जो है ये हम लोग करने का कोशिश करते हैं। रशिया के साथ अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल, कोल, फर्टिलाइजर्स, ये सब हो गया। यूएई के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गोल्ड, डायमंड्स,
यूएसए के साथ अगर हम लोग देखें तो जो भी मशीनरीज है, एयरक्राफ्ट्स वगैरह सबका, एयरक्राफ्ट्स का पार्ट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सब सामान यूएसए से हम लोग इंपोर्ट करते हैं और सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल और ऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिकली वही है कि चाइना जो है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट्स है इंडिया का। क्लियर है? जो भी मतलब सप्लाइंग ओवर 15% ऑफ टोटल गुड्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जितना भी मतलब टोटल गुड्स जो इंडिया इंपोर्ट करता है उसका लगभग 15% जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो है मतलब 15% जो है वो चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं, जिसमें हैवी मशीनरी ये सब सब इंक्लूडेड है। रशिया का अगर हम लोग देखें तो क्रूड ऑयल का सब मतलब इंडिया का टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर्स में से एक है। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? चलो ठीक है। फिर अगर हम लोग यूएई का अगर हम लोग देखें तो देखो यूएई जो है इससे मतलब इंडिया जो है क्रूड ऑयल वगैरह जो है इसका मतलब मार्केट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद फिर अगर हम लोग देखें गोल्ड हो गया, रिफाइंड प्रोडक्ट्स हो गया, ये सब ये मेनली इतना किस कंट्री से क्या क्या कर रहा है इतना ज्यादा डिटेल में ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान में रखो कि लिस्ट में रैंक क्या क्या है। क्लियर है कि सबसे ज्यादा इंडिया इंपोर्ट जो है वो चाइना से करता है, फिर रशिया से, फिर यूएई से, फिर यूएसए और फिर सऊदी अरेबिया से। क्लियर है? तो ये जो है ये ध्यान में रखना, ये फॉरेन ट्रेड था। ये थोड़ा फैक्चुअल टॉपिक आज हम लोग पढ़े। क्लियर है? कल जो हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड वगैरह, वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होगा। क्लियर है? बट ये फैक्चुअल भले है बट इससे क्वेश्चन आता है, मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आ सकता है, जो मतलब बहुत बार देखा गया है कि अक्सर अगर पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन के ना रूप में तो हो सकता है किसी एमसीक्यू में एक स्टेटमेंट इस टॉपिक से उठा के डाल दिया जाएगा, बट यूज किया जाएगा। क्लियर है? तो रिकॉर्डिंग पॉज कर लो इसको।